नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, गेहूं सहित रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी। 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए हरित ऊर्जा गलियारा के दूसरे चरण को भी स्वीकृति। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड लगभग 3,297 लाख टन तक रहने का अनुमान। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा बागवानी में भी होगा रिकॉर्ड उत्पादन। कहा वर्ष 2022-23 में देश में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 351.92 मिलियन टन होने का अनुमान। 3 से 5 नवंबर के बीच नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया का होगा आयोजन। सरकार को वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश मिलने की उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की छठी सभा का 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किया जाएगा आयोजन। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह करेंगे अध्यक्षता। आईएसए की छठी सभा में करीब 168 देश लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिमंडल ने 2024-25 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को मंजूरी दे दी है। तिलहन और सरसों में एमएसपी में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। चने के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। रबी की फसल जो 6 फसलें हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया। तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और बारले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है और सेफ्लॉर के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। सीएसीपी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर अशोक बिशनदास ने कहा कि इससे किसानों को लाभ होगा। किसानों को सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक तो फसल के मूल्य ठीक हो सही तरीके से और दूसरा बाजार सही हो। तो सरकार ने बाजार को भी काफी दुरुस्त किया है ई नाम की वजह, और उसकी वजह से फिर जो उनकी खरीद है एफसीआई के थ्रू वो भी सुनिश्चित की जा रही है। नेफेड भी कर रही है जो दूसरी फसलें हैं तिलहन दलहन। तो ये जो रबी की 6 फसलें हैं तो नियमों अनुसार जो हमारी एमएस स्वामीनाथन का जो सिफारिश थी सरकार ने उसको माना, कम से कम 50% से अधिक उनको फायदा होना चाहिए। तो सरकार ने 50% क्या 60% मिनिमम किया और कुछ फसलों में 102% की भी वृद्धि की है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से लद्दाख के लिए 7.5 गीगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस दिशा में 13 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विकसित करने का प्लान बनाया। जब सोलर पावर प्लांट बनेंगे तो ऐसे में इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन बहुत जरूरी है, जिसे देखते हुए लद्दाख से मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन को मंजूरी दी गई है। चौथा निर्णय जो है वो लद्दाख रीजन से है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से लद्दाख में 7.5 गीगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। आज का जो निर्णय है कि जब वो सोलर पावर प्लांट बनेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए जितने भी वहां पे क्षमता खड़ी होती है उसके लिए इवैक्यूएशन यानी कि ट्रांसमिशन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख से लेके मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन
उसको आज अनुमति दी गई है और उसकी अनुमोदित लागत 20,773 करोड़ रुपए है। 20,773.70 करोड़ रुपए 5 गीगावाट की कैपेसिटी लाइन की लागत होगी। लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सीएमडी के श्रीकांत ने कहा कि लद्दाख से मेन ग्रिड के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी लाइन को मंजूरी मिलने से क्षेत्र का विकास होगा। अहम प्रयास है और जैसे आप जानते हैं लद्दाख क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी का काफ़ी पोटेंशियल है। उसे टैप करने के लिए ये ट्रांसमिशन कॉरिडोर की आवश्यकता है और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स का टाइमलाइंस कम होते हैं ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के तुलने में। तो इसीलिए पहले ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट टेकअप किया जाएगा ताकि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट डेवलपर्स को एक विजिबिलिटी मिल जाए। तो उसी प्रयास में आज ये जो ट्रांसमिशन कॉरिडोर का अप्रूवल हुआ है, ये 5 गीगावाट क्षमता का ट्रांसमिशन कॉरिडोर है और अत्याधुनिक वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग 478 किलोमीटर का HVDC सिस्टम होगा जो पैंग से कैथल हरियाणा तक इसे लिया जाएगा बिजली को, जो पैंग में जनरेट होगा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को बढ़ाने की मंजूरी पर देश भर से किसानों की प्रतिक्रिया मिल रही है। उनमें से कुछ आवाजों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है हमारी टीम ने। लगातार ये 6 फसलों के जो लगातार दाम बढ़ाए हैं, हम सब बिल्कुल खुश हैं। शुक्रिया अदा करेंगे सरकार का, ऐसे ही रेट बढ़ते रहें, खुशी है, पैदावार बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है हमारी। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा है कि आगे भी ऐसे ही मोदी जी ऐसे फसलों के दाम बढ़ाते रहेंगे। भाव बढ़ाए हैं, इससे हम बहुत खुश हैं। उन्होंने 150 रुपये गेहूँ में बढ़ोतरी की है जो हमारे लिए, जिससे सारा खाद बीज का खर्चा जमींदार का निकल जाएगा। हम इनको त्योहार के मौके पे जमींदारों को ये उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया तोहफा दिया है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जमींदार को एक प्रोत्साहन दिया है, अपने अगले फसलें भाई मन तन से करे वो। इसमें गरीब का भी देखते हुए उन्होंने जो कराया है वो अच्छा ही कराया है। इससे किसानों को खाद बीज और कीटनाशक खरीदने में काफ़ी सहायता मिलेगी। जो खर्चे हैं किसान के वो भी बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से चलो कुछ तो किया सरकार ने। डे बाई डे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनको पर एकड़ में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगी। MSP बढ़ा रही है गवर्नमेंट, तो उससे जो भी हमारा खर्चा है और फसल हमारी उससे रेट बढ़ के बिकेगी तो कुछ ना कुछ तो पैसा किसान की जेब में जाएगा ही जाएगा। अभी जो आज आपके गेहूं पे और चना पे और सरसों पे MSP बढ़ाया है वो किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जितना भी उनका पेस्टिसाइड का है, फर्टिलाइज़र का है, उन चीज़ों का खर्चा कुछ ना कुछ इनसे कवर होगा। ये काफ़ी सराहनीय उन्होंने कार्य किया है। फसलों के दाम बढ़ चुके हैं, कणक का भी है, गेहूं का भी है, बाजरे का भी है, तिल का भी है। MSP बढ़ा है जी, किसानों में आज खुशी की लहर है जी। जो जिसकी खेती करता है उसको उतना बेनिफिट होगा। ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया सरकार ने, उससे सरकार जमींदारों में बहुत खुशी की लहर। इससे सारे किसान खुश जाएंगे और उनकी आय भी दुगनी हो जाएगी। मैं हार्दिक तहे दिल से सभी किसान भाइयों की तरफ से, हरियाणा की तरफ से मोदी साहब जी का धन्यवाद करता हूं। और इसे लेकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के किसानों में भी खुशी का माहौल है। केंद्र सरकार ने जो रेट बढ़ाए हैं, MSP बढ़ाई है, उनसे बहुत बड़ा किसान को फायदा होगा और हम जो है मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया, इस सरकार ने अपने 9 साल में बहुत ही अच्छा काम किया। किसानों की आय बढ़ेगी, इसलिए हम केंद्र सरकार को बड़ा धन्यवाद देते हैं। किसानों को बहुत फायदा होगा, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और हर क्षेत्र में जो है प्रगति हो रही है, तरक्की हो रही है। गेहूँ पे 150 रुपये बढ़ाए हैं, मसूर पे 425 रुपये बढ़ाए हैं, सरसों पे 200, जौ पे 115 और चना पे 105 रुपये, सूरजमुखी पे 150 रुपये। हमें बहुत खुशी है और सरकार के आभारी हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड लगभग 3,297 लाख टन तक रहने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 की तुलना में इस साल का अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन लगभग 141 लाख टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख फसलों के अनुमानित उत्पादन जारी किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा जारी अंतिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन भी पिछले 5 वर्षों में 2017-18 से 2021-22 तक के औसत खाद्यान्न उत्पादन से 3,000 लाख टन अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि 2022-23 के दौरान चावल का कुल उत्पादन लगभग 1,350 लाख टन, गेहूं का उत्पादन लगभग 1,100 लाख टन और दाल का कुल उत्पादन लगभग 260 लाख टन रहने का अनुमान है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्बाध कार्यान्वयन कर रही है। इस कारण रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन सहित कृषि क्षेत्र में हर किसी के प्रयास के बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न बागबानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के लिए वर्ष 2022-23 का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। इसके अनुसार वर्ष 2022-23 में देश में कुल बागबानी उत्पादन रिकॉर्ड 351.92 मिलियन टन होने का अनुमान है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में खाद्यान्न के साथ ही बागबानी का भी लगातार रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, जो हमारे किसान भाइयों बहनों की अथक मेहनत, वैज्ञानिकों की कुशलता तथा किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों का सत्परिणाम है। और 3 से 5 नवंबर के बीच नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार को वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में 16 देश, 23 राज्य सरकारें, 11 केंद्रीय मंत्रालय और केंद्रीय निकाय भाग लेंगे। इसमें 950 प्रदर्शकों और 75,000 आगंतुकों के आने की संभावना है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के लिए नीदरलैंड भागीदार देश होगा, जबकि जापान और वियतनाम केंद्रित देश होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा का आयोजन 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। इस सभा की अध्यक्षता ISA सभा के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह करेंगे। इस बैठक में ISA के 116 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के मंत्री, मिशन और प्रतिनिधि सहित संभावित देशों, साझेदार संगठनों, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सिंह ने कहा कि ISA की विशेषता दक्षिण के लिए ऊर्जा परिवर्तन में भी निहित है। चीनी निर्यात को लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अपने नए आदेश में कहा है कि चीनी निर्यात पर लागू प्रतिबंध को 31 अक्टूबर से आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। इस आदेश में यह भी बताया गया कि अन्य सारी बातों और नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केरल रॉ शुगर, रिफाइंड शुगर, व्हाइट शुगर, ऑर्गेनिक शुगर के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन को आगे बढ़ाया गया है। यह प्रतिबंध सरकार के अगले आदेश तक लागू रहेगा। हालांकि नोटिस में आगे कहा गया है कि प्रतिबंध का यह विस्तार यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जाने वाली चीनी पर लागू नहीं होगा। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो बुधवार को किशनपुर मंडी में गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि खातेगांव और लालसोट मंडी में भाव बढ़े। वहीं जम्बूसर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में 17 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 3,000 रुपए। 18 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3,000 रुपए पर बरकरार रहा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 17 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2,450 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को 50 रुपए बढ़कर 2,500 रुपए हो गया।
राजस्थान की बात करें तो यहाँ की लालसोट मंडी में भी गेहूं के भाव में मजबूती रही। यहाँ 18 अक्टूबर को इसका भाव 38 रुपए चढ़कर 2,400 रुपए से 2,438 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की किशनपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 17 अक्टूबर को यहाँ गेहूं का भाव था 2,300 रुपए। 18 अक्टूबर को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 2,250 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1,127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,077.42 लाख टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 17 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 6,330 रुपए। 18 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 6,230 रुपए पर आ गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 6,250 रुपए। 18 अक्टूबर को इसके भाव में 25 रुपए की मजबूती आई और भाव 6,275 रुपए हो गया। इस दौरान राजस्थान की लालसोट मंडी में भी मूंगफली के भाव में उछाल देखने को मिला। यहां 17 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 5,260 रुपए। 18 अक्टूबर को इसके सौदे 140 रुपए बढ़कर 5,400 रुपए पर हुए। राज्य की ही जयपुर मंडी में 17 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 5,277 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को 22 रुपए टूटकर 5,255 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बुधवार को मूंगफली का कारोबार 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। बीते कुछ समय से आगे चल रही खरीफ मूंगफली की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए आंकड़ों के मुताबिक अब तक खरीफ मूंगफली की बुआई 43,89,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की बुआई 45,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई 1,62,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। कर्नाटक के किसान इस मौसम में काबुली चने की उन्नत किस्म JG11 की बुआई कर सकते हैं। मुरझा रोग से बचाने के लिए बुआई से पहले चने के बीजों को उपचारित जरूर कर लें। कर्नाटक के किसान इस समय राम तिल यानी काले तिल की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित अवश्य करें। कर्नाटक में ही किसान ज्वार को फॉल आर्मी वॉर्म से बचाने के लिए प्रति हेक्टेयर में 10 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। अगर प्रकोप अधिक हो तो इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव करें। कर्नाटक के किसान मूंगफली की पकी फसल की खुदाई कर लें, साथ ही इन्हें धूप में सुखाकर अच्छे से भंडारित भी कर लें। कर्नाटक में धान को तना छेदक कीट से बचाने के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से प्रोफेनॉल फॉस का छिड़काव करें। यहाँ सूरजमुखी में परिगलन रोग से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। साथ ही सूरजमुखी में खस्ता फफूंदी के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। कर्नाटक में ही अनार में चूसक कीटों के प्रबंधन के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। यहाँ प्याज में बैंगनी धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए किसान कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। तेलंगाना में इस मौसम में यासंगी मक्का की बुआई 15 नवंबर तक की जा सकती है। यहाँ मक्का में फॉल आर्मी वॉर्म का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए स्पिनोटोरम को पानी में मिलाकर छिड़कें।
तेलंगाना में बैंगन में चूसक कीट को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का स्प्रे करें। तेलंगाना में ही भिंडी में फल छेदक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर प्रति एकड़ 4 से 5 ट्रैप लगाएं। साथ ही इसके नियंत्रण के लिए नीम के तेल का स्प्रे करें और इससे प्रभावित पौधों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। अगर प्रकोप ज्यादा हो तो प्रोफेनोफॉस का छिड़काव कर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को गाजियाबाद में देश की पहली रैपिड रीजनल रेल के पहले फेज का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने व्हाट्सएप चैनल के जरिए फोटो शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और यात्रियों की सुविधा में बदलाव लाने के लिए तैयार है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI केस की सुनवाई को 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। मद्रास हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सेंथिल बालाजी ने चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने बिहार के नालंदा में आयुष्मान कार्ड वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है। राजधानी दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में AC कंप्रेसर गोदाम में अचानक आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर टेंडर को बुलाया गया। पाइप की सहायता से आग को बुझाया गया। INS सुमेधा की लागोस यात्रा के दौरान भारतीय और नाइजीरियाई नौसेना कर्मियों द्वारा जहाज का दौरा और संयुक्त प्रशिक्षण किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन किताब का विमोचन किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि किताब में एक अध्याय महात्मा गांधी पर है जो देश विदेश के कई मुद्दों पर प्रकाश डालती है। IBM ने सेमीकंडक्टर AI और क्वांटम पर भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में देवी दुर्गा मलेश्वरी को 30 लाख के करेंसी नोटों से सजाया गया। मंदिर प्रशासन ने धनराशि दानदाताओं से एकत्रित की थी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।